हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंडेवर प्रेप। मेरा नाम है सूरज चौधरी। देखिए, आज जो हम लोग सेशन अटेंड करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जहां पर हम लोग ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आप जानते ही हैं कि अभी अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आप लोग जान गए होंगे कि 2024 का जो ब्रिक्स का जो समिट है उसकी जो चेयरमैनशिप है वो ऑलरेडी रशिया के पास पहुंच चुकी है। अब इसके अंदर एक नया डेवलपमेंट है और नया डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंट्रीज ने ब्रिक्स को फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है, यानी कि वो फॉर्मल मेंबर जो है ब्रिक्स के बन गए हैं, जिसके अंदर यूएई, सऊदी अरब, इजिप्ट, इथियोपिया एंड ईरान इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो आज का जो सेशन है, सेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये न्यूज़ है क्या। दूसरा, जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स का मतलब क्या है, ब्रिक्स के द्वारा क्या क्या अब तक अचीव किया गया, मतलब इसके जो इनिशिएटिव्स हैं क्या हैं, वो मेन इनिशिएटिव जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बात हम लोग करेंगे। इसके बाद जो लास्ट समिट हुई थी उसको आप कहते हैं 15th ब्रिक्स समिट, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, और भारत और ब्रिक्स के बीच में क्या संबंध है और भारत के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं ब्रिक्स को लेकर के, ये हम पढ़ेंगे। और लास्ट में जाकर के हमको देखना है कि भाई अगर हमें ब्रिक्स को और प्रासंगिक बनाना है तो बेटर कोऑर्डिनेशन हम लोग कैसे लेकर के आ सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग आज के इस सेशन के अंदर बच्चों देखने वाले हैं। इसके सेशन के तुरंत बाद मैं आपको दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा जो आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा, और उसके बाद जो है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं एक क्वेश्चन आपको जो है देने वाला हूं सेशन के एंड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले खबर क्या है, देखो ब्रिक्स का 2024 की जो चेयरमैनशिप है वो रशिया के पास पहुंच चुकी है। ये अखबार की कटिंग आप देख सकते हैं, मिंट की कटिंग है, और यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है जो है अपनी स्पीच को देते हुए इसके अंदर दिखाए गए हैं। ये जो समिट है इसका जो मोटो है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर प्रीलिम्स का पेपर देते हैं तो वहां पर क्वेश्चन जो है एक बहुत अच्छा बनता है। किसी भी समिट का अपना एक मोटो होता है, तो मोटो क्या है, वो मोटो आपको याद रखना है। तो यहां पर स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी 2024 के रशिया के अंदर हो रहे ब्रिक्स समिट का मोटो है। अब यहां पर जब मीटिंग की शुरुआत हुई तो उसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जो न्यू कंट्री जैसे कि इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब और यूएई जो कि अभी अभी ब्रिक्स के अंदर शामिल हुए, उनका स्वागत किया और कहा है कि भाई इनके आने के बाद में जो है चीजें और बेटर होंगी। अभी बेटर क्यों होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स, आपके दिमाग में तुरंत आया होगा सर बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में बता दीजिए कहानी क्या है। देखो, ब्रिक्स के बारे में डिटेल में तो मैं आपको बाद के किसी सेशन के अंदर बताऊंगा, लेकिन हाँ ये है कि जो महत्वपूर्ण जानकारी जिसके बिना आप चीजों को समझ नहीं सकते वो मैं आपको अभी के अभी बताने वाला हूं। देखिए भाई, इस जीवन के अंदर हम सभी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, हम सभी के जो है अपने हित होते हैं, और जब तक हम अपने इंटरेस्ट को आगे लेके जा सकते हैं तब तक अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये इंटरेस्ट जो है दूसरे के साथ में जाकर के क्लैश में हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंसान के तौर पर, मानवता के तौर पर हमको उस कॉन्फ्लिक्ट को बैठ करके सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं तो हम लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और चीज़ों को सुलझा लेंगे। अब अगर कोई ये घर की बात हो तो ठीक है, हम लोग साथ मिलकर के बैठ के सुलझा सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो वहां पर इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रॉपर फॉरम होनी चाहिए। और फॉरम को जो बच्चे नहीं समझ पा रहे मैं उनको बता दूं, एक मंच दोस्तों ऐसा होना चाहिए जहां पर इन चीजों को जो है वो सुलझाया जा सके। अब इस फॉरम का क्या इस्तेमाल हो सकता है कि भाई ये जो मंच है जहां पर जितने भी कंट्रीज बैठेंगे मिलेंगे, सबसे पहले वो यहाँ पर आकर के बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, उसके बाद आपस में चर्चा कर सकते हैं, और चर्चा करने के बाद जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को सामने समझ सकते हैं। जैसे कि अभी भारत के अंदर पिछले साल G20 समिट हुआ था, तो वहां पर दुनिया के लीडर्स भारत पहुंचे थे और सबने अपनी अपनी बात को रखा था, बाद में भारत ने भी अपनी बात को वहां पर रख दिया था। तो इश्यूज क्या है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के बाद जो है योजना बनाई जाए कि भाई इनको सॉल्व कैसे करना है, और सॉल्व कैसे किया जाएगा उसका तरीका है भैया प्लूरलिज्म के आधार पर। मतलब क्या है, ऐसा ना हो कि आप सॉल्यूशन तो निकाल रहे हैं लेकिन एक कंट्री के फेवर में निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, फॉरम्स बननी जो है दुनिया के अंदर शुरू हो गई। अब अगर हम इकोनॉमिक फॉरम्स की बात करें, इंटर गवर्नमेंट फॉरम्स की बात करें, तो उनमें से एक फॉरम आती है G7। हुआ क्या था 1973 के अंदर, 1973 में बहुत फेमस ऑयल क्राइसिस हुआ था। तो इस ऑयल क्राइसिस के बाद दुनिया के जो कैपिटलिस्ट हैं वो चाहते थे कि उनके पास एक ऐसा फॉरम हो जहां पर वो मिल सकें, डिस्कस कर सकें, प्लान कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकें और ग्रोथ की तरफ जा सकें। तो यहीं से जन्म होता है G5 का, बाद में G7, और बाद में आप जानते हैं G8 भी बन गया था। G8 का मतलब क्या है कि जिसके अंदर रशिया प्लस कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए भी थे। अब
रशिया 1997 में एंट्री करता है, 2014 में जब उसने क्रीमियन पेनिनसुला पर हमला कर दिया तो उसके बाद वहां से निकल करके चला जाता है। अब मैं G7 की बात क्यों बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए। देखिए जो G7 की अब बात करते हैं, यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, अगर इनकी कंबाइंड इकोनॉमी को देखें तो दुनिया के जो रिसोर्स हैं उनमें से ज्यादातर इनके पास आ जाते हैं। दुनिया का जो ट्रेड है, दुनिया का जो जो व्यापार है, वो भी यही कंट्री डोमिनेट करती हैं। तो दुनिया के अंदर इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम था जेम्स ओनील, उन्होंने कहा कि देखो आज के टाइम पर तो G7 का बोलबाला है, लेकिन मुझे दुनिया के अंदर कुछ ऐसे देश भी दिखाई देते हैं जिनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। और वहां पर उन्होंने ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना की बात की कि भाई ये एक ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जो आने वाले टाइम में हो सकता है कि G7 की जो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर है उसको दुनिया में आकर के चैलेंज कर दें, ऐसा जो है वो जेम्स ओनील ने कहा। और उन्होंने जब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना की बात की तो उन्होंने इनके लिए एक एक्रोनिम जो है वो निकाला, उसको कहा उन्होंने ब्रिक। अब इसके बाद जब भी यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होती है, आप जानते हैं दुनिया के अंदर मीटिंग चलती हैं, तो यूएन की मीटिंग के साइड लाइन में इन G4 कंट्रीज इन ब्रिक कंट्रीज के जो मिनिस्टर्स हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। फाइनली अगर हम ब्रिक की बात करें तो ब्रिक की जो सबसे पहली जो समिट है, फॉर्मल समिट है, वो 2009 के अंदर होती है। पहला शिखर सम्मेलन 2009 के अंदर होता है और ब्रिक को फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के तौर पर 2010 के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये स्थापित हो जाती है। अब यहीं पर 2010 में ब्रिक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना के साथ साथ जो है साउथ अफ्रीका भी इसको ज्वाइन कर लेता है और ये ब्रिक बन करके बाद में जाती है ब्रिक्स। उसके बाद आप देखें 2010 से लेकर के लगातार हर वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है इसकी समिट होती है, उसको आप कहते हैं सम्मेलन। जैसे कि लास्ट टाइम बात करें तो लास्ट दक्षिण अफ्रीका के अंदर इसका 15वां सम्मेलन जो है वो संपन्न हो चुका है। अब 16वें सम्मेलन की बारी है जो कि इस टाइम पर रशिया के अंदर है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट ये हो क्यों जाता है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो भाई, जब दुनिया के देश मिलकर के बैठते हैं तो आप ये देखिए कि उनका टोटल वर्ल्ड के अंदर कितना शेयर है। यानी कि मैं यहां पर बात करूं ब्रिक्स कंट्रीज की तो ब्राजील है, रशिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका अगर टोटल मिला दें बच्चों तो दुनिया के अंदर जो पॉपुलेशन है उसका 42% पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रीज के अंदर आता है। उसके बाद में $21 ट्रिलियन की इकोनॉमी इनकी आती है और साथ में अगर बात करें 30% ऑफ वर्ल्ड का जो लैंड है वो भी इनके अंदर आ जाता है। और यहाँ पर ये सारी कंट्रीज मिल करके कॉपरेट करने की बात करते हैं कि भाई देखो हमको फाइनेंस के अंदर ग्रो करना है, हेल्थ के अंदर ग्रो करना है, टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रो करना है, सिक्योरिटी के अंदर ग्रो करना है, बिजनेस के अंदर ग्रो करना है। और ये जब हम ग्रो करने की बात करते हैं तो यहां पर हम आपस में कॉपरेट करके ग्रो करेंगे। और आपस में कॉपरेट करने की बात क्यों होती है? क्योंकि देखो जब आप व्यापार की बात करते हो तो इंडिया चाइना का व्यापार है। अब व्यापार होगा तो मुद्दे भी कुछ ना कुछ होंगे, तो ऐसे में उनको कंसेंसस, आपसी सहमति जो है बनानी पड़ जाती है। तो इसलिए आपस में कॉपरेशन की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है साहब, तो ये आपने देखा। अब हुआ क्या कि कुछ दिन पहले जो है चाइना ने एक प्लान किया कि भाई देखो अब जो हमारा ब्रिक्स है ये 5 कंट्री तक सीमित ना होकर के इसके अंदर बाकी कंट्रीज को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो आप देखेंगे पिछले साल जो है वो सऊदी अरबिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई और इथियोपिया, इनको इन्विटेशन गया कि आप आइए और जो है ब्रिक्स को ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा ही कुछ जो है वो अर्जेंटीना को भी मिला था, लेकिन अर्जेंटीना ने तो इसको आने से मना कर दिया। मतलब इनके जो प्रेसिडेंट है, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि भाई हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। बाकी जो 5 कंट्री हैं वो आकर के इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाती हैं। अब हम ये तो बात कर लिए कि भाई ठीक है 5 कंट्री पहले थी, बाद में 5 कंट्री और आ गई। नेक्स्ट ये आता है कि अगर ब्रिक्स आज तक है तो ब्रिक्स ने आज तक जो है क्या किया, क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव हैं जो ब्रिक्स के बहुत सराहनीय हैं। जैसे कि आप यहां पर अगर पहलू की बात करें तो सबसे पहला इसका इनिशिएटिव आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखिए 2014 के अंदर, इस बात को नोट कर लीजिएगा, 2014 के अंदर ब्राजील के अंदर इसका समिट मीटिंग थी। वहीं पर वर्ल्ड लीडर्स ने ये तय किया कि भाई हम जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश करेंगे। वर्ल्ड लीडर्स का मतलब ब्रिक्स कंट्रीज के लीडर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। उन्होंने आकर के अग्रीमेंट किया कि हम इसको एस्टेब्लिश कर देंगे। अभी एस्टेब्लिश भी हो गया। आज के टाइम पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के अंदर है, इसको आप कहते हैं संघाई। और याद रखना ये क्वेश्चन जो यूपीएससी के अंदर पूछा गया था, स्टेटमेंट के अंदर पूछा गया था, जो कि मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगा। उसके बाद में ये तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हो गई। इसके बाद में यहां पर जो है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की भी बात होने लगी। मतलब क्या है, देखो जब दुनिया के अंदर आप ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड में आप जानते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं किसी न किसी लेक्चर के अंदर जो है उसको भी आपके सामने एकदम क्लियर कर दूंगा। तो यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर जब क्राइसिस होता है, यानी कि किसी इनिशियल जो अल्टीमेट पेमेंट की बात आती है, शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो प्रेशर होता है उसको मिटिगेट करने के लिए यहां पर यह तय किया गया 2014 में कि भाई
ब्रिक्स कंट्रीज आपस में एक दूसरे को म्यूचुअल सपोर्ट करेंगी और साथ में ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं आपस में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर के आएंगी। इसके साथ साथ ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की बात हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा समझ लीजिए। देखिए दुनिया के अंदर जब भारत अमेरिका को पेमेंट करता है, अमेरिका जो है चाइना को पेमेंट करता है, तो वहां पर पेमेंट सिस्टम फॉलो होता है जिसको आप कह देते हैं स्विफ्ट। आप जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ तो स्विफ्ट ने जो है यहाँ पर रशिया को इससे फ्रीज कर दिया, इससे बाहर करने का फैसला किया। तो जब ये फैसला हुआ तो उसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर जो तहलका मच गया, भाई ऐसा ना हो कि कल को कोई हमारी भी आर्म ट्विस्टिंग करने लगे। तो ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर सावधान हुई, उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, स्विफ्ट से बाहर निकल के कुछ अपना जो है ऐसा प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ लाने का प्रयास करते हैं, मतलब इवोल्यूशन की तरफ हम लोग एक ट्राई तो करें कम से कम, निकलेगा नहीं निकलेगा वो वाली बात आ जाती है। दूसरा यहां पर कहा गया है कस्टम अरेंजमेंट, मतलब क्या है कि हमारा ट्रेड जब होता है तो हमारा सामान चाइना जाएगा, चाइना का सामान हमारे पास आएगा, तो ऐसे में वो जो ट्रेड का ट्रांसपोर्ट है वो ईज होना चाहिए। तो इसको लेकर एक कस्टम अग्रीमेंट भी किए गए और साथ में जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की और इसके अंदर बहुत अच्छा प्रयास भी किया गया है। जैसे चाइना के द्वारा अब तक देखेंगे तो यहाँ पर 2 सैटेलाइट, इंडिया के द्वारा अगर देखें तो इंडिया ने खुद जो है 2 सैटेलाइट लॉन्च की हैं। इसके साथ साथ रशिया की बात करेंगे तो रशिया ने 1 लॉन्च किया और ब्राजील और चाइना ने मिलकर 1 सैटेलाइट, कुल मिलाकर के 6 सैटेलाइट जो है इसके तहत जो है वो लॉन्च की जा चुकी है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं। अब अगर हम ब्रिक्स की बात करें, देखो भाई ब्रिक्स लगातार काम कर रहा है। ब्रिक्स की लास्ट समिट भी हुई है, 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था और ये कहां पर हुआ था याद रखना, ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर ये सम्मेलन हुआ था, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। आपने देखा था, फोटो मैंने इनिशियली आपको दिखा दिया पहली स्लाइड के अंदर। अब जब हम यहां पर पहुंचे तो हम क्या प्राप्त करके आए, मतलब क्या है कि दुनिया ब्रिक्स के मामले में, दुनिया ब्रिक्स को जो है दुनिया कहां पर देखती कि क्या क्या आपके सामने चैलेंज है और क्या क्या आपने अचीव कर लिया है। तो सबसे पहले हम इस बात को निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई हमको जो बहुपक्षवाद है यानी कि मल्टीलेटरलिज्म है उसको रिफॉर्म करने की बात है और साथ में रिफॉर्म करने की बात है। सर इसको एक बार क्लियर कर दीजिए, है ना, ऐसा क्वेश्चन आपके मन में होगा, तो बात को जरा समझिए। देखिए एक समय था जब दुनिया के अंदर जो है बाइपोलर वर्ल्ड चलता था, एक तरफ तो जो है रसिया चलता था यानी कि यूएसएसआर, दूसरी तरफ जो यूएसए चलता था। अब वो जमाना नहीं है। आज के टाइम पर कोई भी डिसीजन हो तो वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई हम लोग सब मिलकर के उसको निर्णय लें, क्योंकि इस निर्णय के बाद में सारे देश जो है ना कहीं आहत होते हैं। अगर नेगेटिवली बात करें तो सारे देशों को फायदा भी पहुंचता है। तो हमको सभी के हितों का ध्यान रखना है और सभी से पूछना है। भाई पुराना समय अलग था, पुराने समय में यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एस्टेब्लिश हुआ। उस टाइम पर जो है चैलेंजेस कुछ और थे और उन चैलेंजेस को देखते हुए हमने, आपको पता होगा, 5 कंट्रीज को वीटो पावर दी। लेकिन ये उस समय का अरेंजमेंट है ना भाई। वीटो पावर का मतलब क्या है कि 5 शक्तिशाली देश हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप अपने अपने खत्ते के अंदर जो है वो शांति बना करके रखेंगे। लेकिन आप जानते हैं इसके बाद बहुत से लोग, बहुत से कंट्रीज, बहुत बार उन्होंने जो इसका मिसयूज किया है और फिर इसको जो है आर्म ट्विस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो अब बात ये उठी है फाइनली कि भाई आपको जो है मल्टीलेटरलिज्म की बात करनी है और यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं के अंदर रिफॉर्म करने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई आज के टाइम पर जो हमारी कंट्री है, जैसे कि बात करें डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली उन डेवलपिंग कंट्रीज की जो नीड्स हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इसके अंदर रिफॉर्म आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंडिंग मेंबरशिप एंड इन्फ्लुएंस। भाई अगर आपको ब्रिक्स को बहुत ही सक्सेसफुल बनाना है तो इसकी सदस्यता बढ़ानी पड़ेगी, इसके प्रभाव का विस्तार करना है तो सदस्यता को आपको और ज्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब ये काम करेंगे कैसे? तो शुरुआत में हम लोगों ने क्या किया, लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, तो 15 कंट्रियों को अफ्रीका से इनविटेशन भेजा कि आप आइए और हमारी मीटिंग के अंदर फॉर्मली जो है शामिल हो जाइए। उसके बाद में 6 कंट्री ऐसी थी जिनमें अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, नाम मैं आपको बता ही चुका हूं। उसके बाद में इथियोपिया है, ईरान है और ईरान के बाद में सऊदी अरबिया और साथ में यूएई। इनको भी कहा गया कि भाई आप आइए और आकर के फॉर्मली हमारे मेंबर बन जाइए। और इसमें अर्जेंटीना को छोड़ दें तो बाकी सब जो है वो 1 जनवरी 2024 इसके फॉर्मली मेंबर जो है वो बन जाते हैं। अब तक की अगर बात करें तो दुनिया के बहुत से देश, जिनमें अगर एक डेटा की बात करें तो 40 कंट्री ऐसी हैं जो कि ब्रिक्स के अंदर अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं कि हमको कहीं ना कहीं इसमें ज्वाइन करना है। जैसे कि अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसने तो एप्लीकेशन भी लगा दी कि भैया हमको इसके अंदर ले लो, कुछ ना कुछ हमको फायदा इसके अंदर मिल ही रहा होगा। ठीक है साहब। अब इसका एक्सपेंशन भी जरूरी है। इसका एक्सपेंशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट करनी है, देखो अगर 4 देश मिलकर के निर्णय ले लेंगे तो दुनिया उसको सुनेगी नहीं। तो हमको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा देशों को शामिल करना है और उनको शामिल करके अपनी बात कहनी है और उनकी बात भी सुननी है। तो इसके बाद में
जो डिसीजन आएगा वो थोड़ा सा ऐसा होगा कि ओपन माइंडेड डिसीजन हो जाएगा और सब लोग उस पर सहमति बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि भाई देखो आज के टाइम पर यहाँ पर ब्रिक्स में चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर हो जाता है, तो इंडिया को अगर अपनी बात कहनी तो आप जानते हैं तो हम अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कब कर पाएंगे, जब हमारे जैसे लाइक माइंडेड नेशंस के अंदर होंगे, तो इसका एक्सपेंशन जो है वो जरूरी हो जाता है। दूसरी बात, अगर हम दुनिया के देशों की बात करें तो ऐसा नहीं उनके पास दूसरे प्लेटफॉर्म नहीं, उनके पास प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे फोरम के अंदर वो जाते हैं ऑलरेडी। जैसे G20 पिछली बार समिट इंडिया के अंदर हुआ था, तो वहां पर फोरम में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पास में क्या है, लिमिटेड ऑप्शन है, क्योंकि वहां पर कुछ बड़े बड़े बिग प्लेयर भी हैं, उनके सामने छोटे देशों को कोई पूछता नहीं है। तो उन लिमिटेड ऑप्शन से बाहर निकलने के लिए, उनको ज्यादा ऑप्शन देने के लिए हम लोग जो है ब्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक जो वेस्टर्न सेंटिमेंट है भाई साहब, इंपॉर्टेंट बात देखना, वेस्टर्न सेंटिमेंट, इसके खिलाफ जो है पूरी दुनिया के अंदर एक आवाज कहीं ना कहीं उठने लगी है। जैसे एक यूरोप का एक ट्रेंड है, उनका सोचने का तरीका है कि यूरोप की जो प्रॉब्लम है वो दुनिया की प्रॉब्लम है, और जो दुनिया की प्रॉब्लम है वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं होती है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप अपनी बात करें, एशिया की बात करें, तो उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ अगर वहां की दिक्कत है तो फिर वो पूरी दुनिया पर उसको थोपना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो है बाकी कंट्रीज थोड़ा सा इस बात के अगेंस्ट आ गई कि भाई देखो सबसे पहले आपने कॉलोनी बनाई, यानी कि उपनिवेशवाद शुरू किया, बाकी सबको एक्सप्लॉइट किया, चलो आपने बाद में आजाद कर दिया, तो उसके बाद न्यू कॉलोनिज्म आपने थोपना शुरू कर दिया दूसरे कंट्रीज के ऊपर। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो है एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट दुनिया के अंदर देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ जो एक अभी मोदी जी ने G20 के अंदर भी कहा था कि भाई आप नॉर्थ और साउथ, इसके अंदर बहुत बड़ा फर्क देखते हैं, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ, दोनों कंट्रीज, दोनों खत्ते की कंट्रीज को देखेंगे, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ग्लोबल साउथ की अगर आपको आवाज को बढ़ाना है तो वहां पर ब्रिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्लेटफॉर्म हो सकता है। इसके बाद में रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज, ध्यान रखना बहुत सारे इश्यूज दुनिया के अंदर चलते हैं, है ना। जैसे कि कोविड-19 आया, है ना, कोविड-19 सबके लिए चैलेंज था। आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा चल जाता है, इसके बारे में कभी ना कभी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ टेररिज्म, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या जो है वो टेररिज्म के तौर पर देखने को मिल जाती है। पहले तो वेस्ट की कंट्रीज मानती नहीं कि टेररिज्म कुछ होता है, लेकिन आज के टाइम पर हर कंट्री इससे आत है। तो इसको लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट जो फॉरम है वो ब्रिक्स बन सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, 15 जो ब्रिक्स समिट है उसके अंदर ये कुछ पॉइंट हम लोगों ने देखे कि कहां तक हम निष्कर्ष पर पहुंचे। अब बात करते हैं कि इंडिया और ब्रिक्स, जब हम ब्रिक्स के तौर पर, ब्रिक्स में इंडिया को सदस्य के तौर पर देखते हैं, तो बेनिफिट्स तो हमारे साथ साथ हैं ही हैं, इसके साथ साथ हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि अपने राइवल्स को या दुनिया के अंदर जो राइवल्स हैं उनको बैलेंस करना। जैसे कि ब्रिक्स के अंदर रशिया और चाइना दो बड़ी कंट्री हैं, यस और नो। अब दुनिया रशिया को स्पेशली, क्योंकि 2014 में उन्होंने क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स किया, उसके बाद में आप देखते हैं ये यूक्रेन के साथ वॉर पर हैं। तो दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं जो है, स्पेशली वेस्ट की बात करें तो वेस्ट जो है वो रशिया को सही नजरों से नहीं देखता है। राइजिंग चाइना भी उनके लिए खतरे वाली बात आ जाती है। तो कहने का मतलब ऐसे में बहुत सारे डिस्प्यूट जो है दुनिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अब हमको भाई रशिया चाइना को भी साथ में कोऑपरेट करना है, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में बच्चों को कोऑपरेट करना है। इसके साथ साथ चाइना के साथ हमारे खुद के अपने इश्यूज हैं, या सुनो, जैसे कि हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ट्रेड इम्बैलेंस हम देखते हैं, उसको लेकर के हमारा कंसर्न है। टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन को लेकर के, ह्यूमन राइट्स को लेकर के, और इसके साथ साथ बाकी सब बातों को छोड़ दीजिए, बाउंड्री डिस्प्यूट हम लोग चाइना के साथ में शेयर करते ही है ना, LAC वाला। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे राइवल्स को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ इंडिया जब भी कोई काम करता है तो हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। अब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को आप खुद भी फॉलो करें, दूसरों से ही फॉलो करवाएं, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है भाई, वो तो अपनी तरीके की बात करेंगे ना। तो ऐसे में ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ बायलैटरल रिलेशन को मैनेज करना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर जो इश्यूज है ना, उस इश्यूज में आपके साथ में जो लोग बैठे उनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान को लेकर के, इंडो पैसिफिक को लेकर के जो रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप बात करें जो है इंडिया की, इंडिया जो है एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो ऐसे में चाइना के साथ उसके डिस्प्यूट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रेड के अंदर भी है, बॉर्डर के अंदर भी डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है। और बाकी सब बातें छोड़िए, पाकिस्तान
छोटा मोटा देश पाकिस्तान बगल में है, छोटा मोटा जानबूझ करके मैंने कहा है, इसके साथ हमारे डिस्प्यूट है, इसको सपोर्ट करने के लिए पीछे चाइना आ जाता है और चाइना यहाँ पर ब्रिक्स के अंदर हमारे साथ बैठा हुआ है। तो बायलेटरल रिलेशन को भी मेंटेन करके चलना है यहाँ पर। इसके साथ साथ चाइना का डोमिनेंस तो है ही है, उसको हम कैसे टैकल करते हैं ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल राइवलरी, दुनिया के अंदर अलग अलग देशों के अलग अलग मुद्दे हैं, वहां पर सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो उनमें बैलेंस बिठाना, और साथ में डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी। भाई डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है भाई, अगर हम चाइना और इंडिया को देखें तो दोनों कह सकते हैं कि भाई डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन चाइना को देखेंगे तो डेवलपिंग नहीं, वो आप कह सकते हैं डेवलप कंट्री लगभग हो चुका है, बस डिक्लेयर करना बाकी है। तो जब आप ब्रिक्स समिट के अंदर बैठेंगे तो ये अपनी बात को रखेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे, लेकिन होगा क्या कि हमको जब कंसेंसस यानी कि आपसी सहमति की बात होगी तो चाइना अपनी बात को और ज्यादा मजबूत तरीके से रखने का प्रयास करेगा। हो सकता है कि हम उससे सहमत ना हो, क्योंकि हमारे चैलेंज उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। याद रखना, ग्राउंड पर चैलेंज जो है वो डिफरेंट है। तो डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी है। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका की बात करें, वो भी एक क्या है, इमर्जिंग इकोनॉमी, उनका अपना चैलेंज है। इसके साथ साथ अगर बात करें, हम लोग यहां पर बात करते हैं तो मल्टीलेटरल रिफॉर्म की हम लोग लगातार बात करें, बहुपक्षीय सुधारों की बात करें, तो इसमें हमको कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है कि भाई अगर आप यूएन को रिफॉर्म कीजिए, यूएन को रिफॉर्म करके जो वीटो पावर है बाकी को भी एक्सपेंड कीजिए। अब इंडिया जब यहां पर अपनी मेंबरशिप का दावा ठोकता है तो आप जानते हैं कि चाइना पीछे से जो है वो मना कर देता है। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन लेकर के आना, सबको समन्वय करवाना, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और साथ में सिक्योरिटी कंसर्न, नया जमाना, नए चैलेंज, नई नई चुनौतियां आती जाती है। जैसे कि पुराने टाइम पर कहीं भी साइबर सिक्योरिटी का सीन नहीं होता था, क्योंकि साइबर कुछ था ही नहीं ऐसा, लेकिन आज के टाइम पर है, तो उसको चैलेंज को टैकल करना है। मैरीटाइम सिक्योरिटी है, उसको लेकर के नई नई बातें, उसको चैलेंज कर, उसको ठीक करना है। तो कहने का मतलब है ब्रिक्स के अंदर मल्टीपल लेवल पर इंडिया को जो है अपने हितों को सामने रखना है, और आप सामने रख करके उस पर जो है ना अपनी बातों को मनवाना भी है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि चलो ठीक है साहब, ये तो इंडिया ब्रिक्स की बात करती, ब्रिक्स को हम और बेटर कैसे बना सकते हैं। हमने अपने चैलेंज भी देख लिए, तो कुछ ऐसा किया जाए कि ब्रिक्स के अंदर कुछ बदलाव भी हो और हमारे भी काम सॉल्व हो जाए, रशिया का काम भी सॉल्व हो जाए, और जो है चाइना भी अपनी बातों को रख सके, बहुत ईमानदारी के साथ में निष्पक्ष तरीके से वहां पर निर्णय हो जाए। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ऐसा करने के लिए हमको बेटर इंटरनल बैलेंस की आवश्यकता है। ये जो इम्बैलेंस बना पड़ा हुआ ना, सब कुछ चाइना के सेंटर में जा रहा है, इसको क्या करना है, आपको जो है सबको बराबरी का हक देना है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है एक्सपेंशन। जैसे कि अभी एक्सपेंशन हुआ, 5 नए मेंबर जुड़ गए, जिनका मैंने अभी आपको बताया था। एक्सपेंशन करेंगे तो इंडिया के लिए बहुत बेटर हो जाएगा कि भाई अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, बनवा भी सकते हैं, और हमारी सॉफ्ट इमेज भी है। जैसे कि अब हम देखते हैं विश्व गुरु की हम बात करते हैं, भारत विश्व गुरु, अभी प्रोजेक्ट ही तो करना है अपने आप को, तो लोग अपने आइडियाज को पसंद करना शुरू कर देते हैं, तो एक्सपेंशन किया जा सकता है। इसके साथ साथ यूनिवर्सल सिक्योरिटी की बात हमको करनी है कि सबकी सुरक्षा करनी है हमको, ऐसा नहीं कि एक की सुरक्षा हो गई बाकी हितों को साइड में कर दिया, नहीं। साथ में इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कहा जाता है ना कि भैया ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो जो व्यक्ति का धन है, व्यक्ति की संपत्ति है, हर देश के लोगों के जो हित हैं उनकी हमको सुरक्षा करनी है। सुरक्षा करने के साथ साथ जो है उसको ग्रोथ की तरफ भी लेके जाना, यानी कि हमको क्या करना है, ब्रिक्स के अंदर बेटर इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करनी है। बेटर बच्चे इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करनी है। अब ये बेटर इकोनॉमिक कॉपरेशन से हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो सप्लाई चेन है उसको हम लोग मजबूत कर सकते हैं। सप्लाई चेन के साथ साथ दोस्तों जो है एनर्जी है, एनर्जी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पर, है ना। कभी कहीं युद्ध होता है तो पता चला पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल के दाम महंगे हो गए, तो एनर्जी का चैलेंज है। इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी और साथ में फाइनेंशियल रेजिलियंस, इसको लेकर के भी काम किया जा सकता है। तो कहने का मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं, और साथ में पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस पर काम करने की आवश्यकता है, जो साथ मिलकर के कर सकते हैं। भाई पुराने टाइम अलग था कि जब हर देश अपने अपने क्षेत्र के अंदर रहता था, आज ऐसा कुछ नहीं है। आज पूरी दुनिया एक है, और हम तो ये बात कहते भी हैं, है ना, वन अर्थ वन फैमिली की बात करते हैं। तो इंडिया ने क्या कहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में, हमने कहा है भैया वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ, ये हमारा विजन है। अब अगर हमें वन अर्थ वन हेल्थ लेकर के आनी, क्योंकि अगर कोई भी फैलने वाली बीमारी आती है, अब देखते हैं ना कोविड कहीं आया, पूरी दुनिया के अंदर पहुंच गया, पहुंचने के बाद तहलका मचा दिया। तो ऐसे में अगर आपको जो है यूनिवर्सल हेल्थ की बात करनी है, गवर्नेंस की बात करनी है, तो जो ब्रिक कंट्रीज हैं उनको क्या करना पड़ेगा,
उनको जॉइंट डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। जॉइंट डेवलपमेंट करें वो किस चीज़ का? ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसके अंदर वैक्सीन पर काम जो है वो आप जॉइंटली कर सकते हैं। जो भी डिजीज हैं उनको लेकर के सतर्कता और बाकी अभियान जो है वो जॉइंटली चलाए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें बेटर कोऑर्डिनेशन करना है तो उसके लिए कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि बेटर चीज़ें हमारे सामने निकल करके आ जाएं। तो ये था हमारा सेशन। इस पूरे सेशन के अंदर प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कि ये जो खबर है ये क्या है, साथ में ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स की पहल क्या कर रही है, 15 ब्रिक्स समिट को हमने देखा, साथ में इंडिया और ब्रिक्स के अंदर क्या क्या हमको चैलेंजेस हैं, साथ में अगर बेटर कोऑर्डिनेशन लेकर के आना तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटर, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब अगर ये टॉपिक आप पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि टॉपिक को तैयार करने के बाद क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करना। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी के अंदर पूछा गया था, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपके सामने थी और आपसे पूछ लिया बताना है कि भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले पूछा गया था कि न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है उसको एपेक के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। दूसरा कहता है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई के अंदर है। तो यहाँ पर आपके सामने 2 स्टेटमेंट है, उनको लेकर के जो कोड है यानी कि कूट है वो नीचे की तरफ दिए गए हैं। अब आपने पूरा लेक्चर देख लिया है तो उसके बाद में आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चे करना नहीं भूलना है। ये थी आपका जो है प्रीलिम्स को लेकर क्वेश्चन। अब बात करते हैं मेंस को लेकर कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पढ़िए और उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। हाउ कैन द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स हेल्प इन बेटर कोऑर्डिनेशन? ब्रिक्स का विस्तार क्या बेहतर समन्वय में मदद कर सकता है, और मदद कर सकता है तो कैसे कर सकता है, ये आपको जो है लिखना है। यानी कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको लेकर के आनी है, एनालिसिस के तौर पर आपको उसको लिखना है बाद में। ठीक है, तो मेरा नाम है सूरज चौधरी और मैं यहाँ पर आपको एंडेवर प्रेप पर मिलता हूँ। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, फेसबुक, साथ में वेबसाइट भी दी गई है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो लेकर के आ ही रहा हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो के पास में जो यहाँ पर लाइक बटन है उसको जो एक बार आप प्रेस कीजिए, साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलना है। चलिए, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच गाइज एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।